हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने अपनी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में न्यू वैकेंसी अनाउंस की है। तो उस वैकेंसी को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वो चीज़ें जो आपको इम्पॉर्टेंट है फॉर्म फिल करने के लिए, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कितनी सैलरी आपकी बनेगी और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के जरिए देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, मतलब कि ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टी वन पोस्ट, जैसे कि इसमें T1 से लेके T9 तक पोस्ट होते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल के। तो यहाँ पे जो T1 है वो आपका लेवल 3 का है, तो लेवल 3 का है यहाँ पे जॉब। और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो जॉब है ये आप कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। हालांकि प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये अपने हिसाब से करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म को फॉलो करते हुए। ठीक है, और देखते हैं क्या चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 18 दिसंबर से वो स्टार्ट हो चुकी है और 10 जनवरी तक इसका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म और एप्लीकेशन फीस फिल करने की। इसके अलावा जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 25 जनवरी से 25 फरवरी के बीच में कभी भी ले लिया जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमारे लिए फिर से यहाँ पे खास है, ईपीएफओ एग्ज़ाम जैसा और एपीएफसी एग्ज़ाम जैसा, कि ये जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 1 डे एग्ज़ाम होगा। मतलब कि एक एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपका जॉब यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ खास है इस तरह के एग्जाम में। सिलेबस भी काफ़ी इजी है, सिलेबस में लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं टोटल कितनी सीट्स आई है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 641 है। वैकेंसी 641 है। सीटें काफ़ी अच्छी है। अनरिजर्व में 286, ईडब्ल्यूएस में 61, एससी में 93, एसटी में 68 और ओबीसी में 133। तो सीटें काफ़ी अच्छी आई हैं। तो आप इस फॉर्म को फिल करो मेरे हिसाब से। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि ये फॉर्म हमारे लेवल का है या नहीं, क्या हमें फॉर्म फिल करना चाहिए। देखिए जॉब इतनी कम होती जा रही है और इतनी कम है कि अगर आप ईपीएफसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो या ईपीएफओ एग्ज़ाम की, आपको इस जॉब का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो फाइनेंशियली वीक है, उनकी प्रिपरेशन थोड़ी भी अच्छी है तो इस जॉब को ईजिली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ईजी है। जो चीज़ें आपने एसएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है वही चीज़ें यहाँ पे हैं। मतलब सिर्फ 2 बुक मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी 2 बुक है जिसको पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो, ईजिली। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो देखिए जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ मैट्रिकुलेशन है। मतलब कि 10th पास अगर आप हैं, सिर्फ 10th पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। हालांकि हम यहाँ ग्रेजुएट भी हैं। ठीक है, और ग्रेजुएट होने का आपको यहाँ पे फ़ायदा भी मिलेगा। फ़ायदा भी मिलेगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रमोशन में तो फ़ायदा है ग्रेजुएट होने का, बल्कि यहाँ पे आपको रिजल्ट में भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएट है या उससे ज़्यादा आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो 10th पास है तो आप इस एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल कर सकते हो, तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। इसके अलावा जो सर्विंग कैंडिडेट जो कहीं पे सर्व कर रहे हैं उनको रिटर्न में एनओसी लेना पड़ेगा, और ये कॉमन चीज़ है, हर एग्ज़ाम में ऐसा होता ही है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसके अलावा देखिए एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम आप अगर आप 18 टू 30 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये डेट याद रखनी है आपको, 10 जनवरी तक। 10 जनवरी तक अगर आप 18 से 30 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो हमारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना। इसके अलावा जो खास चीज़ है वो मुझे यहाँ पे लगी, जो भी ओबीसी के स्टूडेंट है उनको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। ठीक है, कब तक? आफ्टर 1 जनवरी 2020। मतलब कि आपको पिछले साल का चाहिए, ऐसा नहीं कि 2019 का लेके बैठे हो, 2018 का लेके बैठे हो, वो नहीं चलेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 2020 का होना चाहिए। 1 जनवरी के बाद का 2020 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म में, इस वैकेंसी में ओबीसी का जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा और देखते हैं क्या है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ी। तो फ़ी स्ट्रक्चर जो इसका है वो भी काफ़ी
देखिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है वो 700, रजिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पे 300 है, टोटल 1000 रुपीज़ यहाँ पे। इसके अलावा जो वुमेन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वुमेन के लिए यहाँ पे खासकर देखना है आपको कि एग्जामिनेशन फीस नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस मतलब 300 रुपये भर के आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, तो वुमेन तो ज़रूर भरे। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे, तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, ठीक है, और 4 चॉइस रहेंगे आपके पास मल्टीपल, जो कि होता है एग्जाम में, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क होगा, मतलब कि 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो 1/4 जो चलता है यूपीएससी में, जो चलता है हर एक एग्जाम में कॉमनली, वही है यहाँ पे 0.25 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव डिडक्ट किए जाएंगे एक गलत क्वेश्चन पे। इसके अलावा पेज नंबर 8 पे चलते हैं। पेज नंबर 8 पे देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए रिलेवेंट है, जो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है फॉर्म भरते टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, नाम, फादर नेम, इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि हमने डिस्कस किया है, वो हर वो डिटेल्स जो कि आप हर एक एग्जाम में भरते ही हो, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है, तो कुछ खास यूनिक नहीं है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पेज नंबर 9 पे आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ का क्या पिक्सल, क्या डायमेंशन होना चाहिए, क्या कितने साइज का होना चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप ये भी अपने हिसाब से यहाँ पे देख के रिसाइज कर लेना। इसके अलावा पेज नंबर 10 पे एक यहाँ पे फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे थोड़ा अजीब लगा, देयर आर नॉन गवर्नमेंट पोस्ट बट पेंशनेबल अंडर न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम के अंडर ये पेंशनेबल है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नॉन गवर्नमेंट जॉब है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख के आपको ये नहीं समझना है कि ये कोई पीएसयू जैसा है। अगर पीएसयू जैसा है तो भी तो बहुत बढ़िया ही है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देख के आपको ये नहीं समझना है कि ये नॉन गवर्नमेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब ही है। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब ही है, आपको सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट जैसी ही मिलेगी। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट जैसे ICMR वगैरह सब क्या है, ऑटोनॉमस बनाए गए, तो अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म को फॉलो करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके बाद पेज नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 15 पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई टाई हो जाती है किसी दो स्टूडेंट के बीच में एग्जाम में, ठीक है, या 3 स्टूडेंट के बीच में, तो क्या चीज़ें मैटर करती हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आपके, क्योंकि ये 10th बेस्ड एग्जाम है, 10th का मार्क्स देखा जाएगा, तो अगर जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे 10th में, वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा जिसका एज ज़्यादा होगा उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, और इन केस एज मेंशन, तो एज को भी यहाँ पे एक कैटेगरी मैटर किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अनरिजर्व के लिए मैंने यहाँ पे कहीं पे देखा था, वो आपको मैं बता देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको 100 में से 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हो। ठीक है, और तभी जाके आपको अदर यहाँ पे प्रेफरेंस देखे जाएंगे कि आपका एज कितना, सर्टिफिकेट कितना, मतलब 40% मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा अनरिजर्व के लिए। तो ज़्यादा स्कोर भी नहीं है, आप कर लोगे इजीली। और क्या यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो है आपका एग्ज़ाम का सिलेबस। देखिए, मैं जनरली हमेशा अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि आपको कभी भी किसी एग्ज़ाम के कारण, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे डाइवर्ट नहीं होना है। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अदर फॉर्म नहीं भरने हैं, या वैसे ही फॉर्म भरने चाहिए जो रिलेवेंट हो यूपीएससी सिलेबस की, ताकि आप डाइवर्ट हो के, ये नहीं कि आप IAS बनना चाहते थे और आप कहीं जाके इंस्पेक्टर बन गए हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो वो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस देख के ही आपको फॉर्म भरनी चाहिए। तो इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, अगर हमने EPFO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी, ठीक है, तो सेम चीज़ है, कुछ है ही नहीं जो यहाँ पे आपको नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जनरल नॉलेज है, जीके, मैथमेटिक्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। क्या ये दोनों चीज़ें आपके इसमें जनरल नॉलेज में नहीं आ जाती हैं? आ जाती हैं। अगर आप 2 बुक फॉलो करते हो, पहली लूसेंट और दूसरी RS अग्रवाल, या कोई भी आप मैथ की बुक ले लो। ठीक है,
मेरे ख्याल से आपको भी रेलवे जो ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए आती है ना, वो मैथ ले लो, वो सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो 2 बुक है यहाँ पे, एक लूसेंट है और एक मैथ की बुक है, और दोनों ही बुक से आप ईज़िली इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर जाओगे। जो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन होंगे वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 25, साइंस 25 और सोशल साइंस में यहाँ पे 25 है। टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 1 घंटे 30 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपके पास यहाँ पे, तो टाइम भी सफिशियंट है 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे। मतलब आप समझिए नॉर्मल एग्ज़ाम से आपको 30 मिनट ज़्यादा ही मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। सिलेबस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ईपीएफओ एपीएफसी की तैयारी कर रहे हो, तो हर एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सिलेबस बहुत ईजी है, ठीक। तो ये यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे सिलेबस को थोड़ा डिटेल में बताया गया। जैसे कि जनरल नॉलेज में देखिए क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री, कल्चर, जो चीज़ें आपकी लूसेंट में अवेलेबल होती है वही। साइंस में देखिए वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ साइंस, मतलब कि आप जो एनसीईआरटीज़ है वो पढ़ के यहाँ पे काम निकल जाएगा, नहीं तो आप लूसेंट पढ़िए, सब सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई है। सोशल साइंस में क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यहाँ पे चैप्टर का नाम ही बताया, क्लास 8 की चैप्टर का नाम है इंडियन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है लूसेंट में भी, ठीक है। और अलग से आप एनसीईआरटी को देख सकते हो। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो लेवल है, जो कंपटीशन है, वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फॉर्म भरेंगे क्योंकि यहाँ पे 10th बेस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा है कि आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। इसलिए आपको ये फॉर्म भरना भी चाहिए। तो यहाँ पे हमने डिस्कस की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको ये फॉर्म भरनी चाहिए, तो सबने ये फॉर्म भरना है। मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट ईपीएफयू की तैयारी कर रहे थे हमारे साथ जुड़ के, उनका 50-60% तो हमारे यहाँ से रिजल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। देखिए, ज्वाइन करना है या नहीं करना है वो आपको बाद की बात है, ठीक है। आप इस जॉब में खुश रहोगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो बात की बात है। पहले आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, फिर सोचना है कि आप एपीएफसी भी ज्वाइन करोगे या क्या ज्वाइन करोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन और चॉइस भी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आपको स्टिक रहना है, क्योंकि उतनी वैकेंसीज आती ही नहीं है। आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हो, आप एपीएफसी में 200 सीटें आने वाली हैं, 8 से 9 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सिमिलर चीज़ें हैं तो आपको सिमिलर फॉर्म भी भरने चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी ये जो एग्ज़ाम होने वाला है आईसीआर का, उसके रिगार्डिंग। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।